नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अग्रहरी एक बार फिर से इजी कॉन्सेप्ट विद आकाश में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जहां तक मैंने अपने 2 वीडियो मैथमेटिक्स के अपलोड किए हैं और बहुत सारे लोगों ने उसे देखा और उस पर कमेंट भी किया। ठीक है, तो मैं अब अपने एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ रसायन विज्ञान मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है कि कंपटीशन एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जनरल साइंस का एक पूरा अपना सिलेबस है, तो उसमें मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। और केमिस्ट्री आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और आज हमारा केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है रसायन विज्ञान, और इसकी पूरी चर्चा करेंगे। और मैं इसमें आपको भरोसा दिलाता हूँ कि रसायन विज्ञान मैं शुरू से अंत तक पूरे फैक्ट के साथ खत्म करूँगा। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हम लोग रसायन विज्ञान की चर्चा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान, अगर मैं कहूँ रसायन विज्ञान क्या है तो आप कहेंगे रसायन और विज्ञान, सर यही होता है रसायन विज्ञान। तो मैंने कहा ठीक है। आप कहेंगे कि रसायन क्या होता है सर, आप कहेंगे रसायन क्या होता है, तो मैंने कहा कि सर रसायन क्या होता है, जहाँ पे हम लोग मैटर की बात करते हैं, पदार्थ की बात करते हैं, वही रसायन होता है, सारी चीज़ें। ठीक है, और ये विज्ञान, तो विज्ञान में क्या होता है कि जब हम विज्ञान पढ़ते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान की परिभाषा हम लोग इस तरीके से देते हैं कि क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि विज्ञान फैक्ट में कैसा होता है। ठीक है, आज हम उसको विद एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा विज्ञान होता क्या है, उसको कैसे, हमें रटना नहीं है, हमें सारी चीज़ों को समझना है। तो मेरा चैनल का नाम ही इजी कॉन्सेप्ट विद आकाश, तो मैं इजी तरीके से आपको विज्ञान का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे हम समझ सकते हैं कि विज्ञान फैक्ट में क्या है, उसे मुझे रटना नहीं है। क्रमबद्ध, सुसंगत एवं सुव्यवस्थित ज्ञान क्या होता है विज्ञान, इसको देखिए ये है विज्ञान। अगर मैं विज्ञान को 2 पार्ट्स में बांट दूं तो ये क्या हो जाएगा, वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान। अब ज्ञान क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन जो कि हम लोग सुबह से शाम तक प्राप्त करते हैं, कोई भी प्रकार का इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर आज मुझे ये खबर आई कि भैया जापान में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो ये क्या है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है जिसे हम बोल सकते हैं ज्ञान। ये मेरे पास ज्ञान आ गया, मैं किसी को बता सकता हूँ यार आज जापान में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ठीक है, आज दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो ये भी मेरे पास खबर आई और मेरे पास एक ज्ञान हुआ, नॉलेज हुआ, मैं किसी और को बता सकता हूँ यार आज यहाँ पे ये हुआ। तो ये सारी क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी हम लोग सुबह से शाम तक कलेक्ट करते हैं या फिर अपने दिनचर्या में इसको पाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, ज्ञान। ठीक है, अब ज्ञान में ये वी क्या, ज्ञान में ये वी क्या है, तो देखिए वी का मतलब होता है विश्लेषण। वी का मतलब क्या होता है, विश्लेषण। अगर मैं देखूं विश्लेषण मतलब क्या, विश्लेषण मतलब क्या, विश्लेषण का मतलब होता है उस ज्ञान के पीछे का रीजन जानना, उस ज्ञान के पीछे का रीजन जानना। जैसे कि मैं ये जान गया कि भैया जापान में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो अब क्या होता है कि अगर कोई पढ़ा लिखा बनता रहेगा जिसको उसका साइंस जानना होगा, तो वो ये नहीं कहेगा कि भैया बस विस्फोट हो गया, मैं इतना जान लिया बहुत है। वो ये सोचेगा यार ये विस्फोट हो क्यों रहा है, ज्वालामुखी होता क्या है, वो विस्फोट होता कैसे है, आखिर पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में ऐसा क्या होता है जो कि विस्फोट हो जाता है, तो वो उसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करेगा। और यही होता है विज्ञान, विश्लेषण ऑफ ज्ञान, एनालिसिस ऑफ ज्ञान, मतलब कि अपने नॉलेज का उसको कितना विश्लेषण, उसके पीछे के रहस्य को जानना, उसके पीछे के कारण को जानना ही विज्ञान कहलाता है। जैसे कि मैं अगर आपके सामने बोल दूं कि ये एक बोर्ड, ये हमारे पास नॉलेज है कि इस कमरे में एक बोर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर विज्ञान पे आ जाएंगे तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा यार ये बोर्ड है कैसा, मतलब बना कैसे है, इसमें ये लोहा आयरन लगा हुआ है, ये फाइबर का बोर्ड है, ये वाइट कलर, तो ये कैसे हुआ, कैसे ये बना है, तो हम इसके पीछे के ये साइंस को जानने की कोशिश करेंगे, मतलब हम इसको विश्लेषण करने लगे, हम इसको बहुत इसके पीछे के रीजन को जानने लगे कि ये आखिर में बना कैसे है। वास्तव में यही कहलाता है विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो भी ज्ञान है उसका विश्लेषण करना, उसके पीछे के रीजन को जानना। और यही एक स्टूडेंट की कामना होती है कि भैया आज तक जो भी कुछ हो रहा है या फिर जो भी चीज़ हम सुनते आ रहे हैं उसके पीछे के कारण को हम जरूर जानें। तो यही तो अंतर होता है ज्ञान और विज्ञान में, नहीं तो ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये विज्ञान होता है। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की। ये केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूँ, अगर मैं इसकी
ओरिजिन की बात, तो इसका ओरिजिन कहाँ से? तो इसका ओरिजिन जो हुआ है केमिस्ट्री का, वो इजिप्ट देश से हुआ है। इजिप्ट, मिस्र देश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इजिप्ट से इसका ओरिजिन, इसका शुरुआत हुआ है। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री आया कहाँ से? केमिस्ट्री एक वर्ड है कीमिया। केमिस्ट्री एक वर्ड कीमिया। अगर मैं बोलूँ कि इस शब्द केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये एक शब्द है कीमिया, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। जो कि क्या है? ग्रीक वर्ड। तो अगर मैं बोलूँ केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ये ग्रीक लेटर, ग्रीक वर्ड, जिसका जो कि कीमिया था, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि मिस्र शहर का ये शब्द था। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इस कीमिया का अर्थ क्या होता है, इस कीमिया का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इस कीमिया का अर्थ होता है काला, मीन्स ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। काला इसका मतलब होता है, मतलब काला पदार्थ, काला पदार्थ मतलब ब्लैक मैटर, ब्लैक मैटर, मतलब कि इस कीमिया का मतलब होता है ब्लैक मैटर। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भैया इस केमिस्ट्री में हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, मतलब कि इस केमिस्ट्री में हम लोग बात किसकी करने वाली हैं? इस पदार्थ की बात करने वाले हैं, इस मैटर की बात करने वाले हैं कि आखिर में पदार्थ होता क्या है। इसीलिए रसायन विज्ञान में हम लोगों को पढ़ाई क्या करना है। अगर मैं बोलूँ कि केमिस्ट्री क्या है, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ये केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर मतलब कि पदार्थों का ज्ञान, पदार्थों का अध्ययन। तो इस रसायन विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पदार्थों का अध्ययन करने वाले हैं कि आखिर में पदार्थ बनते कैसे हैं, पदार्थ की उत्पत्ति क्या हुई है, पदार्थ क्या होता है। इन सारी चीज़ों का हम लोग ज्ञान किस में लेंगे? इस केमिस्ट्री में लेंगे। तो बात यह आ जाता है कि सर ये मैटर है क्या, ये मैटर है क्या? अगर मैं बात करूँ इस मैटर की, पदार्थ की, तो इस मैटर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का सीधा ताल्लुक है स्टडी ऑफ मैटर, मतलब पदार्थों का अध्ययन, पदार्थों के बारे में हमें जानना है। तो इस पदार्थ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे कंपोजिशन। क्या देखेंगे? कंपोजिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगठन। क्या बोलते हैं? संगठन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? देखिए पदार्थ क्या है, इस पूरे पृथ्वी पर हर वो चीज़, ब्लैक बोर्ड की बात करें, कॉपी पेन की बात करें, मार्कर की बात करें, सारी वस्तुएं क्या है? पदार्थ। सारी वस्तुओं को हम क्या कह सकते हैं? पदार्थ। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके पहले मैं अभी बताया था कि अगर मुझे ये जानना हो कि ये ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड बना कैसे है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, इसके पीछे के विज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस विज्ञान में यही चीज़ है कि इसमें किस किस एलिमेंट का यूज हुआ है, मतलब इसका संगठन क्या है, इसी को बोलते हैं संगठन, मतलब कंपोजिशन। तो मतलब कि मैटर में सबसे पहले हमें क्या जानना है? कंपोजिशन के बारे में, कि कोई भी चीज़ कैसे कैसे बना। ठीक है, दूसरी चीज़ हम मैटर में पढ़ेंगे रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन, जिसे बोलते हैं अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। अब देखिए अभिक्रिया क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं रसायन विज्ञान में कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं एसिड्स की बात कर लूँ, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अगर मैं H2SO4 को HCl के साथ मिला दूं तो कोई नया कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है। तो मतलब कि होता क्या है, वो उनके मॉलिक्यूल्स आपस में अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। तो जब भी दो कोई कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स मिलकर के किसी तीसरे कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो वो सारा किसके अंदर में आता है? अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे कि क्या होता है वियोजन अभिक्रिया, क्या होता है संयोजन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये सारा आता है रिएक्शन में, कि केमिस्ट्री जब स्टार्ट हुई तो उसमें रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम लोग हमेशा से एक्सपेरिमेंट में जानते हैं कि इसको इसमें मिला दिया, तीसरी चीज़ें बन गई, कैसे हो रहा है। तो ये सारी अभिक्रियाओं का। ठीक है, तीसरा इसमें हम लोगों को पढ़ना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा इसमें हम लोगों को पढ़ना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन। क्या पढ़ना है? एप्लीकेशन। इसमें मुझे इसका एप्लीकेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग। क्या पढ़ना है? अनुप्रयोग।
अब कहेंगे सर अनुप्रयोग क्या होता है। तो देखिए इस पूरे केमिस्ट्री में एक जनरल शब्दों में अगर हम लोग कोई कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं सिविल सर्विसेज, उसमें भी केमिस्ट्री पूछ देता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये केमिस्ट्री उसमें क्या यूज है, क्या ज़रूरत है कि एक कोई सिविल IAS ऑफिसर बन गया है तो उसको केमिस्ट्री का क्या नॉलेज है। तो देखिए केमिस्ट्री का नॉलेज मेन हमारा यहाँ से है। हमें रिएक्शन ना पता हो कोई दिक्कत नहीं है, संगठन ना पता हो जो कि अगर हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे केमिस्ट्री में जिस कंपाउंड का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें उसका अनुप्रयोग पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं वायुयान की बात करूं तो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है ये मुझे पता होना चाहिए। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, तो ये सारे इसके अनुप्रयोगों में आते हैं। मुझे ये पता होना चाहिए कि टीयर गैस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। मुझे ये पता होना चाहिए लॉफिंग गैस क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ पे है। मुझे सिट्रिक एसिड का उपयोग पता होना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है तो उसका उपयोग कहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। जैसे कि अगर हम बात कर दें तो कैंसर के उपचार में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का उपयोग, किस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज किया जाता है ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इसके अनुप्रयोग मतलब कि एप्लीकेशन है, किस में आ जाते हैं, एप्लीकेशन में। तो अगर मैं बोलूँ कि केमिस्ट्री में अगर मैं ऑल वन डे कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो कि किसी भी एग्जाम जो पेपर सेट कर रहा है उसमें उसका सबसे मेन पॉइंट होता है कि आप इसके अनुप्रयोग को जानें, ठीक है। तो मैं अगर कह सकता हूँ कि इस पूरे केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं तो ये समझ लीजिएगा एप्लीकेशन से ही बन सकते हैं। कहाँ से बन सकते हैं, इसके एप्लीकेशन से बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट तत्व रहेंगे या फिर इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेंगे उनके अनुप्रयोग जानेंगे और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि केमिस्ट्री की क्या क्या शाखाएं हैं, केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, आइए फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं रसायन विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके कितने सेगमेंट में हमने इसको डिवाइड किया है, हम इसको 3 सेगमेंट इसके हमें पढ़ने हैं, इसके 3 सेगमेंट पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे बोलते हैं भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं भौतिक रसायन। दूसरा है हमारा इनऑर्गेनिक, इसमें क्या है, इसके हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक। और तीसरा है हमारा ऑर्गेनिक, जिसे बोलते हैं कार्बनिक। तो हमें ये तीनों को इस रसायन विज्ञान के सिलेबस में पढ़ना है, ठीक। तो आइए जान लेते हैं कि क्या है। अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, ठीक है। हम इन सब चीज़ों को जान लेते हैं। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम मैटर के बारे में जानते हैं, मैटर के कितने स्टेट होते हैं उसके बारे में जानेंगे, क्या होता है सॉल्यूशन, क्या होता है मिक्सचर, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसका फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, मतलब कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो अगर मैं बोलूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो अगर मैं बोल दूँ इसको कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो एक तरीके से ये होता है बेस ऑफ केमिस्ट्री। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो इसे हम बोल सकते हैं बेस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कि केमिस्ट्री की, ठीक। तो फिजिकल केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान का बेस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब कि इसका आधार, रसायन विज्ञान का जो आधार है वो फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है, बेस ऑफ केमिस्ट्री में आ जाता है। हम कहेंगे कैसे, तो देखिए इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग इसमें मैटर के स्टेट ऑफ मैटर हमें इसी में पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था, ठीक, पदार्थ की अवस्था। अगर मैं बोलूँ कि जितने भी केमिस्ट्री के रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ केमिस्ट्री, हमें इसी में पढ़ना है। इसमें हमें सारे रूल्स के बारे में डिस्कस करना है,
हमें सारे रूल्स के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है। जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत मुझे सारे रिएक्शंस को पढ़ना है, ठीक है। और आगे मैं बात करूँ तो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, हम लोग इसमें कोलाइडी की बात कर दें, ठीक है। अगर हम लोग इसमें होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर दें, जितने मिक्सचर हो गए, सॉल्यूशन हो गए, ये सारे को हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत कवर अप करना है, ठीक है। और दूसरी बात, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारा इसका स्टेट चेंज, जैसे कि पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, या फिर वाष्प में चेंज होना, ये जितने भी चेंजेस हैं हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ही इसको खत्म करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें हमें पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, वर्गीकरण मुझे इसमें पढ़ना है, ठीक है। दूसरा मुझे इसमें क्या पढ़ना है, इसमें मुझे मेटल्स के बारे में पढ़ना है। मेटल मीन्स धातु, मेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु। इसमें हमें नॉन मेटल को देखना है, नॉन मेटल इसे बोलते हैं अधातु। हमें इसमें देखना है कि धातु की क्या प्रॉपर्टी होती है, धातु कैसा बिहेव करते हैं, अधातु क्या होता है, अधातु की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये सारी चीज़ों को हमें इनऑर्गेनिक में देखना है। और इसी में हमें देखना है मेटेलॉइड, मेटेलॉइड जिसे बोलते हैं उपधातु, उपधातु। तो ये सारा इनऑर्गेनिक का सेगमेंट है। इसमें हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देखना है, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटेलॉइड के बारे में देखना है। तो ये सारा इनऑर्गेनिक का पार्ट हो, ठीक है। तीसरी बात करूँ मैं कार्बनिक का, तो इसमें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें हमें देखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, हमें इसमें पॉलीमर्स के बारे में देखना है, रबर्स के बारे में देखना है, टीएनटी क्या होते हैं, ड्रग्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इसमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये तीनों हमारा इस सिलेबस का पार्ट है कि हमें सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को ख़त्म करना है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करना है, फिर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करना है, ठीक है। तो अगर इन तीनों में भी मैं इंपॉर्टेंट की बात कर दूँ तो देखिए हमारा ये वाला जो सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। लगभग मैं बोल दूँ कि कंपटीशन एग्जामों में लगभग 60% क्वेश्चन, 60% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लगभग 60% क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं, और लगभग 25% क्वेश्चन हमारे इस सेगमेंट से फिजिकल केमिस्ट्री से बनते हैं, ठीक है। 60% यहाँ से, 25% यहाँ से, और लगभग 15% क्वेश्चन हमारे यहाँ से इस पार्ट से बनते हैं, ठीक है। तो हमें आज इन सबको स्टेप वाइज लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 60% क्वेश्चन बनना है तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूँ और उसी को पढ़ाने लगूँ कि सर 60% तो आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद 25% की बात करते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। हम क्रम वाइज लेके चलेंगे, और क्रम वाइज ले चलने से क्या होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियाँ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जितनी भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं मैं सब आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है इस चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट पॉज करना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैटर के, जो कि हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा रसायन विज्ञान का। अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जो कि है मैटर।
मैटर को ही हिंदी में पदार्थ कहा जाता है और इसे द्रव्य भी कहते हैं। मैटर को ही पदार्थ या फिर द्रव्य। ध्यान दीजिएगा, ये द्रव्य है और एक होता है द्रव जो कि लिक्विड होता है, और द्रव्य मतलब हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो पदार्थ का, जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया है, पदार्थ क्या होता है। इस संसार की सारी चीज़ें, हर वो चीज़ जो कि हमारे सामने दिखाई दे रही है या फिर हम जिसको फील कर पा रहे हैं, वो सारे क्या हैं, पदार्थ, ठीक है। तो इसमें हम दो चीज़ें, पहले इसको हम दो वर्गों में बांट लेते हैं कि पहला मुझे इसका देखना है कि इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। या फिर मैं बात कर लूँ, इसके अर्थ को मुझे जानना है कि क्या होता है पदार्थ। और दूसरा मुझे देखना है इसका क्लासिफिकेशन, दूसरा मुझे इसका क्लासिफिकेशन जानना कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसके क्लासिफिकेशन में हम लोग जानेंगे कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। मेनली हम लोग 3 की ही बात करते हैं, लेकिन उसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और 5वां जो होता है हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन 5 को हम लोग इसके क्लासिफिकेशन में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैटर का अर्थ क्या होता है। देखिए, हम लोगों को बहुत आराम से चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि हमें केमिस्ट्री को अच्छे से जानना है, ईजी तरीके से इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। इस वजह से मैं पहले इसकी मीनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्या होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात कहूँ कि क्या होती है मैटर का अर्थ, तो एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। ध्यान दीजिएगा, मैं हिंदी में बताना चाहूँगा, एनीथिंग, हर वह चीज जो कि स्थान घेरता, हर वह चीज जो कि स्थान घेरता, हैविंग मास, जिसका द्रव्यमान हो, उसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, उसके अंदर जड़त्व का गुण, उसके अंदर क्या हो, जड़त्व का गुण हो, ठीक है। और विच कैन फील इट, जिसे फील किया जा सके, मतलब कि महसूस किया जा सके। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने पदार्थ को कैसे समझा, हर वह चीज जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता हो, मतलब स्थान घेरता हो, हैविंग मास, जिसका द्रव्यमान हो, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का गुण हो, और फील इट, जिसे महसूस किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है, तो मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं लकड़ी, आप ले सकते हैं हवा, आप ले सकते हैं पानी, आप ले सकते हैं कोई भी चीज, लकड़ी, हवा, पानी, इस तरीके से कोई भी चीज आप ले सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये लकड़ी क्या है, लकड़ी किस स्टेट में होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सॉलिड होता है। ये क्या होता है, सॉलिड, मतलब ठोस अवस्था में होता है, ठीक। हवा क्या है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है, इसे इंग्लिश में भी गैस ही कहते हैं। और पानी की बात करें तो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसे द्रव्य बोलते हैं, द्रव। ध्यान दीजिएगा, ये द्रव है, द्रव्य नहीं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि पदार्थ, मैंने बोला कि क्या होता है पदार्थ, हर वो चीज जो कि जिसका अपना मास हो, जो कि कहीं ना कहीं स्पेस घेरता हो। जैसे कि मैं हवा की बात करूं, बैलून में जब हवा हम फूंकते हैं तो वो एक अपना स्पेस बनाते चलता है। हम लोग जितना हवा उसमें देते हैं वो इतना बड़ा होता है, मतलब कि अंदर उसने अपना एक स्पेस क्रिएट कर लिया। या फिर इस कमरे की बात करूं, इस कमरे में भी वायु है, तो ये भी अपना एक स्पेस रखा है, उसका भी अपना एक द्रव्यमान है।
मैं लकड़ी की बात करता हूँ या फिर मैं इस मार्कर की बात करूँ, तो इस मार्कर में क्या है, इसका भी एक अपना द्रव्यमान होगा, इसमें भी जड़त्व का गुण है, जड़त्व का गुण है, तभी जब मैं इसको ऐसे लिया उसको हटाना होगा तो मुझे थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने जड़त्व के कारण इससे लगा। ठीक है, तो ये सारे मैटर के अर्थ होगा। ठीक, इसमें एक चीज आ जाता है, एक वर्ड आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान। सर इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये द्रव्यमान की बात हम लोग करें कैसे? द्रव्यमान में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही इस द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि द्रव्यमान और एक होता है वेट, एक होता है वेट जिसे कहते हैं भार। तो इन दोनों को समझते हैं कि क्या होता है द्रव्यमान, क्या होता है वेट, वेट मतलब भार। इन दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके पहले आप लोग ये देख लीजिए कि मैंने इसके अर्थ में क्या क्या बताया। ऐसी चीजें जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, मतलब स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो, जड़त्व का गुण लगता हो और जिसे महसूस किया जा सके। ठीक है, वो क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग द्रव्यमान की। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर द्रव्यमान और भार एक जैसा हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग अपनी बात करते हैं तो हमारा द्रव्यमान जो है और भार भी हमें लगता है कि हमारा भार भी तो वही चीज़ है। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, एक होता है द्रव्यमान, एक होता है द्रव्यमान जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मास, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। और एक होता है भार, एक होता है भार जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इस चीज़ को मैं आज क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो बस एक मिनट के लिए इस बात को सुनो। देखिए मास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि। और अगर मैं भार की बात करूं तो भार एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसे बोलते हैं सदिश। क्या बोलते हैं, सदिश। आप कहेंगे सर ये स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर होता है, क्या होता है ये स्केलर और क्या होता है ये वेक्टर। तो देखिए अदिश राशियों की बात हम लोग करते हैं जब, तो अदिश राशियों के पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी वैल्यू होती है, उसका कोई डायरेक्शन या फिर दिशा नहीं होती। लेकिन अगर हम भार की बात करें तो भार में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी दिशा भी होती है। जैसे कि मैं बोलूं कि हमारा भार पृथ्वी की ओर लग रहा है, मतलब पृथ्वी को हम एक प्रकार से नीचे की ओर ढकेल। ठीक है, तो हमें एक दिशा पता है कि हमारा भार इधर ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, और अगर मैं इस द्रव्यमान को थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं तो द्रव्यमान होता क्या है, द्रव्यमान होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, द्रव्य का मतलब पदार्थ से है, द्रव्य का मतलब पदार्थ से है, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। और मान का मतलब उसकी वैल्यू क्या है, मतलब कि हम मतलब कोई भी पदार्थ है, ठीक है, तो उसमें जो द्रव्य का टोटल मान क्या। और द्रव्य में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि द्रव्य मिलके किससे बना होता है, परमाणुओं से। तो अगर मैं सही तरीके से देखूं तो इस द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में टोटल परमाणुओं की संख्या, उसी को बोला जाता है द्रव्यमान। ठीक है, आगे मैं इसके अंदर की बात करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान की बात करें तो इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं, और भार को w से दर्शाते हैं। w बराबर होता है mg, w बराबर क्या होता है, mg। भार एक बल होता है, भार एक बल होता है। अगर मैं बात करूं इसके मात्रक की, यूनिट की बात करूं, यूनिट मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। और वहीं मैं इसके मात्रक की बात करूं, इसके यूनिट की बात करूं तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, इसका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा कुछ द्रव्यमान और भार में अंतर है। इसके अंदर एक और खासियत होती है कि अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो ये नेवर चेंजेबल बोला जाता है, मतलब ये कभी भी बदलता नहीं है, नेवर चेंज, नेवर चेंज, ये कभी भी बदलता नहीं। लेकिन अगर मैं भार की बात करूं तो जी के वैल्यू के साथ इसमें परिवर्तन आ सकता है, जी के वैल्यू के साथ बदलता है, बदलता है। आप कहेंगे सर जी के वैल्यू के साथ मतलब क्या है। अगर मैं बोलूं हम अर्थ की बात करते हैं तो इस जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या लगता है, ध्यान दीजिए, इस स्मॉल जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इस ग्रेविटी को, ग्रेविटी
गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, इस गुरुत्वीय त्वरण की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर क्या ये बदलता भी है? बिल्कुल बदलता है। ये पृथ्वी पर भी अलग अलग स्थानों पे इसका मान अलग अलग होता है, इसमें परिवर्तन आता है। और अगर मैं किसी और प्लेनेट पर चला जाऊं तो भी इसके मान में परिवर्तन आता है। आइए इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ इसके परिवर्तन को देखते हैं और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं कि क्या होता है द्रव्यमान और क्या होता है भार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, अगर मैं अर्थ की बात करूं, अगर मैं अर्थ की बात करूं मतलब पृथ्वी की बात करूं और एक तरफ मैं मून की बात करूं, तो यहाँ पर जी का मान अगर स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं जी को, तो मून पर जो जी की वैल्यू हो जाती है वो g/6 हो जाती है, g/6 हो जाती है। मतलब पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का जितना भी मान है उसका 1/6 गुना चंद्रमा पर होता है, 1/6 गुना चंद्रमा पर। तो एक क्वेश्चन बनता है, लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए अगर 50 किलोग्राम का कोई व्यक्ति चंद्रमा पे जाता है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाता है, तो लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, जी की वैल्यू के साथ उसको भी 1/6 कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर मैं मास की बात करूँगा, द्रव्यमान की बात करूँगा, तो अगर 50 किलोग्राम का कोई व्यक्ति 50 किलोग्राम का व्यक्ति अर्थ पर है तो वो चंद्रमा पर भी 50 किलोग्राम का ही होगा। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान नेवर चेंजेबल होता है, ये कभी नहीं बदलता है। आप खुद सोचिए कि अगर कोई मैं एक पत्थर लेता हूँ, पत्थर का अपना कुछ वजन होगा, मान लेते हैं 2 किलो 3 किलो। अब उस पत्थर को मैं चंद्रमा पे ले जाऊंगा तो क्या हो पॉसिबल है कि उसके कुछ मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे? क्योंकि देखिए मैं पहले बताया कि द्रव्यमान का तात्पर्य उसके मॉलिक्यूल्स या फिर परमाणुओं की संख्या से होती है। तो ऐसे कोई मेथड ही नहीं है कि चंद्रमा पे जाने के बाद उसके कुछ मॉलिक्यूल्स कम हो जाए, तो वो चीज़ नहीं बदलेगा। बदलता क्या है उस चीज़ को देखते हैं। बदलता उसका वेट है, मतलब भार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भार एक बल होता है, तो बल क्या होता है, बदल सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ बल फील कर रहे हैं, पृथ्वी को किसी और बल से धक्का दे रहे हैं, तो चंद्रमा पे हम जब जाएंगे तो हो सकता है कि चंद्रमा पर हम नीचे की ओर धक्का कुछ और लगाएं, क्योंकि वो जी के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि भार का फॉर्मूला होता है W = mg, और m कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट g। मतलब W पूरी तरीके से डिपेंडेंट किस पे, जी बदलेगा तो ये भी बदलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि 50 किलोग्राम का 50 न्यूटन, और ध्यान दीजिएगा इसका मात्रक हम लोगों ने क्या बोला है, न्यूटन। तो 50 न्यूटन का कोई व्यक्ति पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पे वो 50/6 न्यूटन का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50/6 न्यूटन। तो इस बात को समझिएगा कि द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो वो चंद्रमा पे भी 50 किलोग्राम रहेगा। लेकिन अगर मैं भार की बात करूँ, भार की बात करूं तो 50 न्यूटन का कोई व्यक्ति है तो 50 न्यूटन का कोई बल है तो वो 50/6 न्यूटन का वहाँ पे महसूस करेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा जी के बारे में और समझते हैं कि सर ये जी आपने अभी बताया है कि सर अलग अलग पृथ्वी पर भी अलग अलग स्थानों पर जी बदलता है। कैसे बदलता है सर, क्यों, क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, उसको हम 2 मिनट के लिए समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं पृथ्वी का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ले लूँ तो कुछ इस तरीके से पृथ्वी है, ठीक है। हमें पता है कि पृथ्वी में क्या होता है, बीच से जो लाइन है उसे हम लोग इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है, जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। मिनिमम मतलब क्या होती है, सबसे कम। और इसके अगर मैं पोल्स की बात करूँ तो देखिए इसके 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, मतलब ध्रुव, क्या होता है, ध्रुव। अगर मैं इसके पोल्स की बात करूं तो उत्तरी ध्रुव पर जाएं या फिर दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, इसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर मैं जी के मान की बात करूं तो जी का मान यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है।
तो ध्यान दीजिएगा, एक बात हमेशा क्वेश्चन में आता है कि सर अगर हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो बताइए जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा, जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इधर से इधर की ओर जा रहा हूँ, यहाँ पे जी का मान सबसे कम है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो जी का मान जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे जी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। जी का मान क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ने लगता है, और जी बढ़ेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि उसका भार भी बढ़ेगा। जी बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि W प्रोपोर्शनल दैट G। इस लाइन का मतलब होता है कि अगर W में परिवर्तन आएगा वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ये बात समझ। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं ध्रुवों से नीचे की ओर आऊँ, ध्यान दीजिए, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर या फिर इक्वेटर की ओर आऊँ, ज़्यादा से कम की ओर आऊँ, तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो आप कहेंगे कि जी का मान घटेगा। तो अगर जी घटेगा तो W भी क्या होगा, घटेगा। W भी क्या होगा, घटेगा। इस आई थिंक ये बात क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बन गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जी का मान सबसे कम कहाँ पे होता है, तो आप कहेंगे भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आप कहेंगे ध्रुवों पर। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान बढ़ता है या घटता है, तो आप बोलेंगे कि बढ़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। भार में क्या परिवर्तन आता है, आप बोलेंगे भार बढ़ता है या घटता है, इस तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन और कभी कभी बन जाता है कि अगर मैं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर कोई चीज़ जा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जी के मान में क्या परिवर्तन आता है, या फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जी के मान में क्या वेरिएशन आता है, ये क्वेश्चन आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार कैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएंगे। यहाँ से हमें लगेगा कि नॉर्थ से हम साउथ की ओर जा रहे हैं तो ये घट रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे आता है कि ये बढ़ने लगता है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, अगर नॉर्थ पोल से मुझे साउथ पोल जाना है तो पहले मुझे इक्वेटर तक जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाना पड़ेगा, भूमध्य रेखा तक। और जब हम भूमध्य रेखा तक जाएंगे नॉर्थ पोल से तो पहले क्या हो रहा है, घट रहा है, और घटने के बाद जब इक्वेटर से हम आगे बढ़ते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। जब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और W भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। सेम उसी प्रकार अगर मैं साउथ पोल से जाऊँ तो पहले जब मैं इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा की ओर जाऊँगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा, और उसके आगे मैं बढ़ूँगा तो फिर भी उसके आगे मैं बढ़ता हूँ तो ये क्या होने लगता है, बढ़ने लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे देना हो तो मैं कहूँगा कि जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आ रहे हैं तो पहले जी का मान घटता है फिर बढ़ने लगता है। तो पहले क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा। तो मतलब पहले घटता है फिर क्या होता है, बढ़ेगा। तो फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि जी के मान में भूमध्य रेखा, ध्रुवों, इन सब का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे ये बदलता है। लेकिन क्वेश्चन बच्चे सर इससे सेटिस्फाइड नहीं होते, कहते कि सर आपने तो बोलने के लिए बोल दिया कि इक्वेटर पे कम होता है, ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, क्यों होता है। क्योंकि सर आप शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम लोगों को साइंस पढ़ना है, ये तो आप इन्फॉर्मेशन हमें दे दिए ना कि सर यहाँ पे कम होता है यहाँ पे ज़्यादा है, इसके पीछे का विज्ञान कौन बताएगा। आप शुरू से बोल के आ रहे हैं कि ज्ञान में अगर वी जुड़ जाता है तो उसका विश्लेषण कीजिए। तो आइए इसके पीछे के रीजन को जानते हैं कि इसका विश्लेषण क्या है। तो 1 मिनट के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा और इसी के साथ मैं इस क्लास को भी समाप्त करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है। तो अगले क्लास में मैं इस चीज़ को आगे की ओर बढ़ाऊँगा। तो मैं 2 मिनट के लिए ये जान लेता हूँ कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम और मिनिमम क्यों होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर मैं पृथ्वी के शेप की बात करूँ तो पृथ्वी का शेप हमें पता है कि पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो इलिप्टिकल शेप का है। वो किस तरह का है, इलिप्टिकल शेप का है। अगर मैं इसके शेप की बात करूँ, पृथ्वी के शेप की बात करूँ तो वो एलिप्टिकल शेप का है। इलिप्टिकल शेप में क्या होता है कि अगर ये पृथ्वी का केंद्र है तो पृथ्वी के केंद्र से यहाँ पे जो रेडियस होगा, पृथ्वी के केंद्र से इक्वेटर का जो रेडियस होगा वो RE क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है,
ज़्यादा होता है या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम होता है। यहाँ पे आर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और अगर मैं इसके ध्रुवों की बात कर दूँ तो यहाँ पे जो रेडियस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। यहाँ पे रेडियस क्या होता है, मिनिमम होता है, ऊपर की बात करूँ या फिर नीचे की बात करूँ। लेकिन अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ तो आर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो दोस्तों इस बात को समझिएगा। और फिजिक्स में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ, उस समय की बात मैं बात करूँ तो उसमें एक फार्मूला हम लोग जी का अपॉन आर स्क्वायर। दरअसल ये होता क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी का जो मान होता है वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। लेकिन मैं एम की बात करूँ तो जिस प्लैनेट पे हम लोग रहेंगे उसका मास होता है। तो अगर मैं पृथ्वी की बात करूँ तो ये एम ही हम लोग इसलिए लिखते हैं, मास ऑफ अर्थ। और रेडियस की बात करूँ तो रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि कैपिटल जी कांस्टेंट है और मास का मुझे पता ही है कि वो कभी चेंज नहीं होता, तो वो भी नहीं होता। तो मैं अगर इन दोनों में रिलेशन खोजूँ तो मुझे दिख रहा है जी प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। जी प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। और मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ कि अगर कोई भी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/, का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है कि अगर जी बढ़ेगा तो आर क्या होगा, घटेगा। और अगर आर बढ़ता है तो क्या होगा, जी घटेगा। मतलब कि अगर आर घटता है तो जी बढ़ेगा और आर बढ़ता है तो जी घटेगा। ये इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे आर ज़्यादा है, यहाँ पे आर क्या है, मैक्सिमम है, तो जी क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा कि नहीं होगा, जी मिनिमम होगा कि नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने बोला भूमध्य रेखा पे जी मिनिमम। और यहाँ पे आर मिनिमम है, मतलब ये आर कम है, तो जी क्या होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, तो जी ज़्यादा। आई थिंक आप लोगों को ग्रेविटी या फिर गुरुत्वीय त्वरण का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और पृथ्वी पर जहाँ पर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर पाएंगे। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जनरली देखिए होता क्या है कि हम लोग अगर कहीं से कोई अच्छा वीडियो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ और वीडियो की भी बात करूँ, तो अगर मुझे कोई अच्छा सा चैनल मिल जाता है पढ़ने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों के बीच में नहीं शेयर करते हैं। हमें क्या लगता है कि ये अच्छी नॉलेज है, हमसे प्राप्त करें, उसे पता चल जाएगा, वो मुझसे आगे निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब हम उसको पढ़ने लगते हैं तो हमें पता है कि भैया दूसरा नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ हमें लगता है हम ही पढ़ रहे हैं और हम उसमें लेजी हो जाते हैं। हम एक दिन वीडियो देखें, दूसरे दिन मुझे कोई हल्का सा भी काम हो गया या फिर कोई दोस्तों ने खेल के लिए बुला दिया, तो हमें लगता है बहुत ज़रूरी नहीं है और मेरे दोस्त तो इसको देख नहीं रहे हैं, तो हम इसको पढ़ भी लेंगे तो हमें तो नॉलेज मिलेगी। लेकिन अगर आप 2-4 दोस्तों के बीच में इस चीज़ को शेयर करते हैं तो क्या होता है कि आपस में कंपटीशन का माहौल बन जाता है। आप आपस में क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं कि सर ने आज ये पढ़ाया है यार, मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा डाउट हो गया, सर से क्वेश्चन करते हैं। या फिर आपस में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो हो सकता है कुछ चीज़ें उनको समझ में आई हों, कुछ चीज़ें आपको, तो आपस में आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से दोस्तों अगर कोई भी अच्छी चैनल मिले, आपको कहीं से ज्ञान मिले, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया कीजिए, क्योंकि कंपटीशन का माहौल रहेगा तभी पढ़ाई करने में मज़ा आएगा। ऐसे पढ़ाई में ज़रा सा भी आनंद नहीं आता है और हम लोग लेजी हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भैया दूसरा बंदा तो मेरे आसपास का कोई पढ़ने वाला है नहीं। इसलिए कंपटीशन का माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है।